हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ 8th स्टूडेंट्स। कल हमने संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी। क्या एक विशेषता थी संघवाद, फेडरलिज्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म। इसका मतलब मैं दोबारा से बता देता हूँ आप सबको। यानी संघवाद का अर्थ ये है जब एक देश में एक से अधिक सत्रों पर सरकार पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर राज्य सरकार होती है, और फिर लास्ट में हमारे ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होती है। ये सब आप 6th और 7th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने जनता के कल्याण के लिए अलग कानून बनाता है, कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पूरे देश की समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए, सबका भला हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम और नई नई योजनाएं चलाती हैं जो पूरे देश में लागू की जाती हैं। और इसी प्रकार सबसे छोटी इकाई, छोटे लेवल की सरकार जो हमारी, वो है पंचायती राज। तो ये 3 इकाई हैं, काम को अलग अलग बांटा गया है यहाँ पर, और सबको पावर्स दी गई है कि अपने लेवल पर फैसले ले सके। कार्य क्षेत्र भी अलग अलग बताया गया है सबका, और इनके लिए पैसे, यानी स्टेट को और पंचायत को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, जो योजनाएं चलाती है, उन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ इनमें आगे बताया जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारी भारतीय संविधान है, उसकी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सरकार के सभी क्षेत्रों पर, यानी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या पंचायत हो, सभी क्षेत्रों पर प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव लोग खुद करते हैं। अर्थात ग्राम पंचायत में हम अपने मेंबर और सरपंच को चुनते हैं, जनता खुद चुनती है। इसी तरह स्टेट में एमएलए को चुना जाता है, वो जनता के द्वारा, और पूरे देश के लिए एमपीज़ को चुना जाता है। जो 7th क्लास में कहानी दी गई थी, वोट डालने के लिए लाइन में लोग खड़े हैं, या अपने चित्र में देख भी सकते हैं। जब पहली बार वोट डाले गए तो जब की लाइन है ये। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को, वयस्क नागरिक पहले ये उनको माना जाता था जिनकी उम्र 21 साल हो चुकी है, लेकिन कुछ संशोधन करके अब ये 18 साल से ऊपर वाली उम्र को माना जाता है, 18 साल या इससे अधिक। तो ये जो सदस्य हैं, ये संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, तब उनको पता चल गया था कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। यानी उन्होंने, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसको ये अधिकार दिया गया था कि इन्हीं के हाथों में सत्ता होनी चाहिए, इन्हीं को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। तो उन्होंने पहले उम्र 21 साल दी थी, फिर बाद में संशोधन करके इसमें 18 साल कर दिया गया। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में, यानी अपने एमपी, अपने एमएलए और अपने मेंबर और सरपंच के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, सीधे हम चुन सकते हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। लेकिन इसमें अब सुधार कर दिया गया है। समाज में उसकी थोड़ी सी कुछ कानून हैं जिनके बारे में इस बुक में नहीं लिखा है, वो होनी चाहिए। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, अर्थात जो भी एमपी और एमएलए चुने जाते हैं, इनको जनता के प्रति जवाबदेह, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप दूसरी पुस्तक है, 2 यूनिट में पढ़ेंगे। तो ये था संसदीय शासन पद्धति, यानी प्रत्येक जो 18 साल से ऊपर का सदस्य हो चुका है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने में मदद करता है। ये था संसदीय शासन पद्धति।
अब है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये आपने पिछली क्लास में भी अवश्य पढ़ा होगा। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में कौन होते हैं? हमारे एमपी और एमएलए। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करता है और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है, यानी कोई भी राज्य अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी कंट्रोल रखता है। और इस तरह 3 अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो ये इसमें बताया गया है। अब थोड़ा सा अलग देखते हैं, नीचे साथ में दिया है। संविधान सभा के सदस्यों को डर था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए। कार्यपालिका का मतलब है जो हमारे द्वारा चुने गए सदस्य इतने पावरफुल न हो जाएं कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की अवहेलना करने लगे, उपेक्षा करने लगे, नज़रअंदाज करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे प्रोविजंस बनाए, संविधान में शामिल कर दिए, जिसके द्वारा शासन की कार्य प्रणाली, शाखा द्वारा की जाने वाली कार्य प्रणालियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। इस चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्य इसी विषय में गहन चर्चा में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अब एक यहाँ पर है भी, इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। राज्य कई बार वर्ड आया है, ध्यान रखें। इसका मतलब राज्य जो वर्ड आया है इसका मतलब है राज्य सरकार से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाए, उसे लागू करे, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, यहाँ पर राज्य की डेफिनेशन आ रही है भी यहाँ से। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अध्याय पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं, यानी हम भारत को एक राज्य कह सकते हैं और दूसरे देश को राज्य कह सकते हैं। भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका, यानी सरकार अर्थात कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन? जो हमारे चुने हुए सदस्य होते हैं, वो राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक विस्तृत होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये था राज्य के बारे में। अब लास्ट अंतिम बात पे चल रहे हैं हम। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार। मौलिक अधिकार ये जो खंड है भारतीय संविधान की अंतरात्मा बोलते हैं इसको, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा, शक का भाव पैदा कर दिया। औपनिवेशिक शासन कौन? अंग्रेजी सरकार। और राष्ट्रवादी कौन? हमारे राष्ट्र को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता प्रेमी। इसलिए वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से कुछ लिखित में नियम होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। इसलिए मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। ये संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के सामने व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब विभिन्न अल्पसंख्यक कौन है भी? जिनकी संख्या किसी देश में या किसी राज्य में या किसी गांव में कम हो। अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए या ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी, यानी उनके भरोसा मिल जाए कि बहुसंख्यक हमें तंग नहीं करेंगे, ये भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है।
पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए है जिसको नहीं मिले वो दावे से इनको प्राप्त कर सकता है। और दूसरा, ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड नीति इसलिए जोड़ा था कि ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने साथ रखेंगे। अब जो ये मौलिक अधिकार बताए गए हैं इनकी व्याख्या यहाँ पे है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये टोटल 6 हैं और सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। समानता का अधिकार सबसे बेस्ट पहला है, समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस कानून में यह बताया गया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को जाने का मौका मिलता है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इससे कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में हमें किताब में आगे पढ़ेंगे। जैसे छुआछूत की जो प्रथा है उसको जड़ से मिटा दिया है। दूसरा भी स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी अपने विचार पेश करने की आज़ादी और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में अपने आने जाने और रहने और कोई भी बिजनेस करने, धंधा करने, कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तीसरा भी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से छोटी उम्र का है उससे बाल श्रम करवाना अपराध माना गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म बदलने, अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नंबर 5, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी ये नहीं कि सिर्फ दबंग लोग ही खोलेंगे या बहुसंख्यक लोग ये काम कर सकते हैं, सभी के लिए है। अब है लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि सभी नागरिकों को प्राप्त है सारे अधिकार। फिर भी किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उसके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाई जा रही है तो वो इसका सहारा लेकर कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, ये जो छोटा सा दिखाया गया है कि 13 साल का बच्चा है, कारखाने मजदूरी के तौर पर काम करता। कौन सा कानून आ गया? ये आ गया शोषण के विरुद्ध। फिर दूसरा, गांव किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। ये कौन सा है भी? स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये सारे आप पढ़ लेना, तो इन सब को आप खुद बोलना, नहीं समझ में आया तो बताना। लास्ट है भी धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जहाँ पर राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। अर्थात राज्य का कोई भी धर्म सरकारी रूप से नहीं माना गया है। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अब आप इस बात को समझने लगें कि कभी कभी देश का संविधान या इतिहास ये तय कर लेता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में देख चुके हैं, वहाँ लोकतांत्रिक समाज बनाने की ज़रूरत के साथ एक नए संविधान की ज़रूरत पैदा हो गई है। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी आती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी चैप्टर्स में आपकी संविधान के बारे में पूरी व्याख्या लगातार सीखते जाएंगे और उनका अर्थ जान पाएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हमारा संविधान, भारतीय संविधान। अब आपको ये जो शब्द संकलन है, ग्लोसरी है, ये सारे के सारे अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना और इनको आप पढ़ करके अपने
हेयर कॉपी में सबसे पहले यही लिखने हैं। फिर कल आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कल। और एक ये एक्टिविटी है, यहाँ पर ये दिखाया गया है अभी, भारत को लाल रंग से भरें, यानी इंडिया जहाँ भी है उसको लाल रंग से भरें, नेपाल को हरे रंग से भरें ख में, और बांग्लादेश को पीले रंग से भरें। तो कल ये मैप सभी अपना अपना सबमिट करवाना होगा माई डाउट सेक्शन में जाके। ये फ़ोटो जो भी कलर बताए गए हैं उनके हिसाब से इसको लगा के पेस्ट कॉपी या कैमरे के द्वारा खींच सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। कल यानी सोमवार को एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, तब तक आपके लिए यही काम है, चैप्टर को फिर दोबारा से पढ़ें। फिर ये जो हमारे शब्द संकलन है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो मेरे को डाउट सेक्शन में जाके बताएं।